दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एक नए वीडियो में। आज 16 फरवरी 2025 मैं एक ये नया वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो का शीर्षक है कि जो एआई से, मतलब इसको समझिए, इसका विषय क्या है। शीर्षक तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एआई से जो भारत के अलग अलग समुदाय हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसे दलित या आदिवासी समुदाय कहते हैं। भारत का पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी समुदाय कहते हैं। भारत का शेष हिंदू समाज, भारत के सिख, भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई, भारत के पारसी, भारत के जैन, भारत के बौद्ध, ये अलग अलग हमारे भारत का जो समाज है। और इस समाज में मैं एक और समाज को शामिल करूंगा और उसे मैं कलेक्टिवली शामिल करूंगा। वो है हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य है, 7 राज्य, आसाम, मणिपुर और अन्य राज्य, उनका समाज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का दलित समाज। तो आते हैं सबसे पहले हम दलित वर्ग के ऊपर कि दलित वर्ग की क्या समस्या है। देखिए, दलित वर्ग वो वर्ग है जो कि भारत की उत्पादन शक्ति के अंदर प्रमुख अपना भूमिका निभाता था। अंग्रेज जब यहाँ पर थे, अंग्रेज जब यहाँ पर आए, उससे पहले की हम बात करते हैं, उससे पहले के भारत की। उससे पहले का जो भारत है उसके अंदर हम ये पाते हैं कि भारत दुनिया की सबसे दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति था। एक था चीन और दूसरा था भारत। भारत का जो जीडीपी है वो 23% था पूरी दुनिया के जीडीपी का, मतलब एक चौथाई उत्पादन भारत करता था। तो हम निर्यातक थे, हम उत्पादक थे और पूरी दुनिया को हम चीजें उपलब्ध कराते थे। आज हमारी उल्टी स्थिति है, आज हम दुनिया से चीजें ले रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा क्यों था? क्योंकि हम लोग हाथ से काम करते थे और हमारे सारे घरेलू उद्योग थे, हमने मशीनीकरण नहीं किया था। उस उत्पादन व्यवस्था के अंदर, उस जीडीपी के अंदर जो प्रमुख हाथ था वो था आज की, जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जातियां, उनका हाथ था और कुछ ओबीसी वर्ग का हाथ था। बाकी भी उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन इनका प्रमुख हाथ था क्योंकि इनके पास हुनर थे। जैसे पशुपालन के अंदर चमड़े से लेकर जूता बनाना, चमड़े के सामान बनाना, कपड़ा बनाना, कपड़े के बुनकर ये थे, कपड़े के निर्माता ये थे, और ऐसे कई हड्डियों के सामान बनते थे। तो कई जो असल में प्रकृति से इंसान उस समय जुड़ा हुआ था और प्रकृति से ही जितने चीजें संसाधन, जितनी भी साधन की चीजें बना सकते हैं, इंसान बनाता था। और उसके अंदर ये जो पहले का शहरीकरण था ये उस शहरीकरण के हिस्से थे, आप ये समझिए। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए तो वो एक अपना नया सिस्टम देकर गए और उस सिस्टम का भूमिका तैयार करना, उस सिस्टम के लिए एक तैयारी उन्होंने पहले से शुरू करी। वो लोग अपनी शिक्षा लेकर आए और उस शिक्षा के अंदर उन्होंने विशेषकर उन लोगों को शिक्षा दी जो एक उनके करीब थे, जैसे कायस्थ। दूसरे, जिनसे वे चाहते थे कि समाज नियंत्रण हो आगे चलकर, समाज नियंत्रण हो आगे चलकर, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो फैक्ट्री के सिस्टम है, जो उनकी उत्पादन व्यवस्था है वो चले। उसके लिए उन्होंने विशेषकर ब्राह्मणों को तैयार करना शुरू किया, ताकि, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्राह्मण की बातें ज़्यादा चलती है तो वो आगे चलकर भारत को संभाल लेंगे। तो जो खास शिक्षा थी वो ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की उन्होंने रखी। उस समय भी अनुसूचित जाति के दलित लोगों की शिक्षा उन्होंने बहुत कम रखी। और उन्होंने एक और शिक्षा रखी थी, वो रखी थी दूसरे नंबर पर जो उन्होंने शिक्षा दी, वो उन्होंने शिक्षा दी मुसलमानों को। तो क्योंकि मुस्लिम तो वैसे भी शासक वर्ग था, अंग्रेजों को ये भी पता था कि हमें अगर चले गए और अगर मुस्लिम का दोबारा शासन आ गया तो हमें फिर इनके हिसाब से इनको फिर हम अपने हिसाब से कैसे तैयार करें। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। और लेकिन इस स्ट्रैटेजी में अब अनुसूचित जाति के लोगों के साथ क्या होने वाला था और बाकी जो जातियां मेहनत करती है उनके साथ क्या होने वाला था, आदिवासियों के साथ क्या होने वाला था। क्योंकि आदिवासियों की भी समस्या बहुत गहरी है, क्योंकि उनके जो जंगल हैं, उनकी जो जमीन है, उनका जो प्राकृतिक तरीका था वो पूरा नष्ट करता है औद्योगिकीकरण। क्योंकि औद्योगिकीकरण जो है ना, वो दोहन के ऊपर आधारित है। वो शोषण पे, किसके शोषण? पृथ्वी के शोषण, पेड़ों के शोषण, जमीन के शोषण, उसके ऊपर आधारित है। तो उनकी समस्या भी बहुत गहरी थी। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, दलित हैं, वो, उनका जहाँ पर पहले के भारत के अंदर बहुत बड़ा हाथ था, अब वो हाशिए पर चले गए। और थोड़े आरक्षण आया जिससे चंद लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन क्योंकि पुराने काम तो एकदम खत्म हो गए थे तो वो लोग उन चंद नौकरी में क्या करते। और फिर आया कंप्यूटर
का ज़माना और कंप्यूटर के ज़माने से और भी नौकरियां जाने लगी, साथ में निजीकरण आ गया और सरकार ने नौकरियां ठेके पे कर दी। तो जो जैसे जो कि फोर्थ ग्रेड की जॉब्स थी, मतलब सबसे कम आय वाली जॉब थी लेकिन मैनुअल जॉब्स थी, उसके अंदर विशेषकर जो लोग अनुसूचित जाति के उतने शिक्षित नहीं हुए थे लेकिन वो लेबर का काम करते थे, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते थे शहरों के अंदर, वो लोग उन नौकरियों के अंदर चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पारंपरिक काम धंधे सारे चौपट हो गए, जैसे चमड़े मांस के काम हो गया, कपड़ा बनाने का काम हो गया। उनमें से भी कुछ लोग थोड़ी जिनको पढ़ाई लिखाई मिल गई वो सरकारी नौकरियों के अंदर चले गए। लेकिन अब ठेका और निजीकरण के बाद ये वाली नौकरियां भी भारत के अंदर खत्म होने लगी। अब आते हैं कि इनका आगे का क्या है। आगे का ये है कि आज भी अगर आप भारत के अंदर देखते हैं तो ये हर जगह आपको शारीरिक परिश्रम करते हुए नजर आते हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो इनके अंदर से थोड़े से समृद्ध हुए हैं, और बहुत अभी भी बहुत कम मात्रा है जो कि सरकारी नौकरियों में है। सरकारी नौकरी जैसे मैंने कल वाला वीडियो बनाया था परसों का, उसमें मैंने बताया था कि कैसे सरकारी नौकरियां किस तरह से जाने वाली है, आप वो जाके देख सकते हो। तो सरकारी नौकरियां तो है नहीं। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, आज प्राइवेटाइजेशन पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होने वाला है, वहाँ ये घुसे ही बहुत कम है क्योंकि इनकी शिक्षा बहुत का स्तर बहुत कम हुआ। मैं आपको शिक्षा का स्तर बहुत कम हुआ, मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज अभी दिल्ली में चुनाव हुए और एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आई थिंक वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोटर थे, और मुझे उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उस इलाके का पता है। वहाँ पर 99% लोग जो है अनुसूचित जाति के हैं, और मुझे पता है आज भी कि वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो जब आईआईटी आई 1951 में, और उसके बाद जब वो लॉन्च हुई, तो पहले 10 साल तो उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था 10 साल, तो उसमें वो लोग घुसे जो अंग्रेजों के टाइम पे बढ़ गए थे, जैसे ब्राह्मण विशेषकर, कुछ क्षत्रिय कुछ वैश्य, वो प्रमुखता उसके अंदर 10 साल तक वो लोग रहे। इनके लिए आई थिंक 1973 या 79 में आरक्षण शुरू हुआ आईआईटी में। तो अब आईआईटी क्या रिप्रेजेंट करता है, आईआईटी का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या है या मेडिकल कॉलेज का क्या है, कि ये नई उत्पादन व्यवस्था के साधन थे उनको सीखने के। उसमें ये घुस ही नहीं पाए क्योंकि इनका घुस इसलिए नहीं पाए क्योंकि ये अशिक्षित थे। घुस इसलिए नहीं पाए क्योंकि आज़ादी से पहले, देखिए आज़ादी से पहले जो आंदोलन था वो था हमारे हस्तकलाओं को, हमारे घरेलू घरेलू उद्योगों को, हमारे काम धंधों को वापस लेने का। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ, आज़ादी के बाद हमने ये किया नहीं और फिर हम औद्योगिकीकरण की तरफ चले गए। तो कहीं ना कहीं वो उनको ये अवसर ही नहीं मिल पाया, उतना उनको समय नहीं मिल पाया कि वो आगे पढ़ते, क्योंकि जो बाकी लोग थे हिंदू समाज के, वो लोग अंग्रेजों के टाइम से पढ़ना शुरू कर दिए जैसा मैंने आपको बताया। और अंग्रेजों की क्योंकि पॉलिसी थी कि हम जाएंगे तो उनके हाथों में उनको पढ़ाएंगे ज़्यादा, कि जिनके उनके हाथों में नियंत्रण जाए, जो कि आगे चल के भारत के अंदर अगर हमारी नई उत्पादन व्यवस्था के विरुद्ध कोई बगावत होती है तो वो उस बगावत को हमेशा कंट्रोल में रखें, उसको नियंत्रण में रखें। तो ये उनका उद्देश्य था। हम शायद समझ नहीं पाए इन चीज़ों को, और लेकिन हम दूर से जब देखते हैं इतिहास में तो हमें समझ में आती है। तो अब इनका क्या भविष्य है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। अब जैसे इंडिया के अंदर एआई का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि महाराष्ट्र में सबसे पहला एआई का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इनमें से कितने लोग आज, चलिए वो तो यूनिवर्सिटी है उसमें हो सकता है कुछ लोग चले जाएं, कुछ लोग, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना, बहुसंख्यक है इस वर्ग के, वो उस लेवल के नहीं है अभी तक भी कि वो इन एआई को समझे। उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। इन सब के लिए पहले तो इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एआई पे एक वीडियो बनाया, ठीक है, इंग्लिश में बनाना है, तो पहले तो आप उसमें इंग्लिश में कमांड डालोगे, हिंदी में भी डाल के बना सकते हो, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है उसके सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। दूसरा, कई चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश, तो इनकी एक तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दूसरा ये है, जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख की मैं बता रहा हूँ, उस 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब बच्चे बच्चे मिला के अगर 2-2.5 लाख लोग हैं, तो उसमें से एक भी बच्चा आईआईटी, एक भी, और ऐसी एक कॉलोनी नहीं है, ऐसी देश में हज़ारों कॉलोनी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आईआईटी में वो कम होते हैं, क्योंकि शुरू से ही जो है ना। और दूसरा ये है कि जब शहरीकरण हुआ तो शहरीकरण में भी सरकार ने ये नीति अपनाई, जातिवादी नीति थी उनकी, कि हम किस तरह से जो है ना अपने लिए लेबर इकट्ठी करें। तो इसलिए उनको शहरीकरण में भी अंग्रेजों के जाने के बाद हमने देखा कि छोटे छोटे मकान दिए गए, ज़्यादा कुछ दुकानें वगैरह दी नहीं गई, बहुत कम मतलब सपोर्ट सिस्टम मिला, क्योंकि
बात की गवर्नमेंट्स भी जो है ना वो उनकी ये थी कि भैया इनको कैसे जो है ना नियंत्रण में रखें लेबर के लिए। तो जितनी लेबर चाहिए उतने लोग शहर में आएंगे, बाकी लोग आए तो उनको बेचारों को ज़मीन नहीं मिलती, वो झुग्गी में स्ट्रगल करते हैं। तो ये नीति जो है ना सरकारों की रही है। तो उसकी वजह से ये वर्ग हाशिए पे गया और अब बहुत ही समस्या है। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी एआई रॉबोट बनाने ये नहीं सीखे, हालांकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के लिए समस्या ये क्या है, हमारा देश ना दोगला देश है। मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो दोगले हैं। अब दोगले कैसे हैं, वो अमेरिका के अंदर जो बुराइयां हो रही हैं उसको उसका तो गुण उसको नहीं बताते, उसके गुणगान करते हैं। जैसे एलन मस्क और ट्रम्प का रिश्ता है, वो ये नहीं बताते कि एलन मस्क ने 27 करोड़ डॉलर ट्रम्प को चुनाव के लिए दिए, लगभग 300 करोड़, आई थिंक 27 करोड़ डॉलर। आप समझ लीजिए एक एक डॉलर 83-84 रुपये का होगा। अब उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 27 करोड़ इंटू 80 करिए, उसको गुणा करिए उससे, तो मतलब मोटी एक रकम, आई थिंक 3000 करोड़ डॉलर होगी, ऐसा कुछ होगा। मैं अभी हिसाब नहीं लगाया, लेकिन आप हिसाब लगाइएगा। मतलब एक मोटी रकम दी है, इसलिए ट्रम्प के साथ हम उसको, उसके बच्चों की फोटो आ रही है ये वो। ट्रम्प अपने आप में एक पूंजीपति है, गोरा है। मतलब जो वहाँ की जो गोरी, जो मतलब जो यूरोप की गोरा, तो यूरोप का है। और जो यूरोप की जनसंख्या है उसको उसका उसको वो उसको उसको महत्व देता है, ये उसका है। आप में से बहुत लोगों को मैं बताता हूँ कि जो ये एलन मस्क है, जो इसके पिता की संपत्ति आई है, ये लोग अमेरिका में, अब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जैसे जो जब थे, वहाँ पे जो शोषण करते थे लोगों का, उस शोषण से इसकी संपत्ति इकट्ठी, इसके पिता की दादाओं की संपत्ति इकट्ठी हुई हुई है, इसलिए उसके पास, एलन मस्क के पास पैसा है। ये बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये शोषण करने वाले लोग हैं। तो शोषण करने वाले लोग जो है ना यूरोप के, जो अमेरिका में भी जाके बसे हैं, वो पहले उन्होंने यूरोप का शोषण किया। ऐसा नहीं है कि सारे खराब है, उन्होंने पहले यूरोप का शोषण किया, यूरोप के बाद बाकी देशों का शोषण करने निकले। फिर उन्होंने कुछ देश बचाए, जैसे अमेरिका बसाया और बाकी देश बसाए, और वहाँ पर भी उन्होंने सबका शोषण किया। तो वो गोरों का भी शोषण करते हैं, वो कालों का भी शोषण करते हैं, भारतीयों का भी। उनका ये सिद्धांत है, और उसके लिए वो नए नए औजार तैयार करते रहते हैं। जैसे पहले वो मशीनें लेकर आए, फिर वो कंप्यूटर लेकर आए, अब वो एआई, 3D प्रिंटिंग, नई बायोटेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। तो ये सब उनके शोषण के, क्योंकि शोषण करने के लिए एक और जरूरत होती है, नियंत्रण। तो नियंत्रण के लिए वो सर्वेलेंस लेके आ रहे हैं, निगरानी लेके आ रहे हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे कैमरे लगा रहे हैं। सर्वेलेंस का एक और तरीका है कि आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है इंसानों का, उसको उनकी मेडिकल पद्धति के हिसाब से चले, जो कि आपके जीन्स तक जाती है और जीन्स में बदलाव करती है। तो आपको पूरी तरह से वो अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, हर रूप से। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उनको समझते हैं देवता। अरे गोरे देवता आ गए, है ना, ऐसा सोचते हैं ना, गोरे गोरे उससे उनकी चमड़ी से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है वो जो कह रहे हैं, जो न्यूटन कह रहा था, जो आइंस्टाइन कह रहा था, वो ही उन्होंने सबसे पहली बार बोला। तो हमारे अंदर एक तो आत्मविश्वास की भारत के लोगों में कमी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। हम बहुत से लोग पढ़ते हैं और हमें लगता है पाइथागोरस कोई बाहर का था। पाइथागोरस भारत में आके रह के गया, और तब उसने पाइथागोरस थ्योरम दी। ठीक है। हमारे यहाँ पे बौद्ध काल में हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, वो बगदाद और यूरोप के देशों तक जाके उन लोगों को शिक्षित करते थे। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत लोग आज लोहे को लोहा बोलते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, आयरन। एक बौद्ध ग्रंथ 2500 साल पुराना, 2000 साल पुराना अगर बौद्ध ग्रंथ है, तो वो लोहे को कहता है आय। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो आय शब्द है, ये लोहे से आया है। तो लोहा क्योंकि महत्वपूर्ण था, और लोहा स्टैंडर्ड था इकोनॉमी का, इसलिए हमारे यहाँ पर जिसके पास लोहा, उसकी आय ज़्यादा, और उस आय से बना है आयरन। ठीक है। ये शब्द मुझे कहाँ से पता लगा, ये दीघ निकाय के अंदर एक बौद्ध ग्रंथ है, दीघ निकाय, जो कि 2 से 2500 साल पुराना है। उसमें शब्द आता है आयकूट। आयकूट का मतलब होता है लोहे का डंडा। ठीक है। तो ये बात समझने की है कि अब हम, लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जो वर्ग है ना, तो जो हमेशा, अब जैसे कि मैंने बताया कि वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, जो अमेरिका बोलेगा ना उसको तोते की तरह बोलते हैं और यहाँ पर लागू करते हैं। अब यहाँ पर लागू करने के चक्कर में उस वर्ग का तो फायदा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी आगे है बाकी वर्गों से, लेकिन बाकी वर्ग उसमें पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो दलित वर्ग है वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन और उस साथ ही इससे क्या होगा, अब जो अर्थव्यवस्था चल रही है, ये अर्थव्यवस्था और नीचे जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मौजूदा दौर में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत को साल का जो विदेशी कर्जा था, वो भी हमें जो मजबूरी में लेना पड़ा था, वो था 42,000 करोड़ साल का कर्जे के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो हम साल का 42,000 करोड़ देते थे, लेकिन आज हम ब्याज जो देते हैं वो लगभग लगभग 13 लाख करोड़ है। तो हमारी ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था तब बढ़ती है जब पहले तो हम ब्याज मुक्त हों, फिर हम कर मुक्त हों, हमारा जो उत्पादन है वो अपना उत्पादन हो, हमें बाहर से उत्पादन नहीं लेके आना पड़े, हम कितना बाहर दें ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं बाहर दें, नहीं, हम अपनी पहले अंदर अंदर की व्यवस्था को सही करें, बाहर तो चलो हम बात की बात है कि हम निर्यात बढ़ाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है लोगों को समझने की। अब क्या होगा इनका, इस वर्ग का, क्योंकि ये वर्ग आदिवासियों की तरह भी नहीं है। आदिवासी समुदाय तो चलो जंगल के अंदर आज भी मौजूद है, वो नियंत्रण भी करता है कई जगहों का, और वो नियंत्रण करने की क्षमता रखता है, लेकिन ये शहर के अंदर ज़्यादा है। दूसरा, गांवों के अंदर भी आज भी मैनुअल लेबर कर रहे हैं, वहाँ पर इनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, बदलाव तो हम रोक नहीं पाएंगे, मैं कितना भी कह लूँ ये बदलाव चाहे भारत के सभी लोगों के लिए बहुत बुरा हो, मैं कह रहा हूँ ये बदलाव जो जुडिशरी में जजेस हैं आज उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। ये बदलाव जो है हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, और चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, बदलाव तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इस बदलाव में जितना जल्दी हो सके, तो आप दलित वर्ग की प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने इसलिए आईआईटी का उदाहरण दिया कि वो क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, घुसे नहीं थे, तो आगे भी वो कैसे घुस पाएंगे, और घुसना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी जल्दी घुसने की जरूरत है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। 10 साल के भीतर जब मोटर गाड़ियां आई तो 90% टांगे गाड़ियों में बदल गए न्यूयॉर्क शहर के अंदर। ठीक है, और पिछले 10 सालों में आप देख रहे हो जैसे ऑनलाइन सेल्स का सिस्टम आया है, तो कितना ज़्यादा ऑनलाइन सेल्स का व्यापार बढ़ता जा रहा है। ये 10 साल में जितना बढ़ता है उसके बाद इसे लगभग लगभग 1 या 2 साल लगते हैं, ये उसका दोगुना तरीके से बढ़ती है चीज़ें औद्योगिकीकरण की। और ये औद्योगिकीकरण मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम का ये एक स्पीड है बढ़ने की। तो अब जब अगर आ रहा है, आज 2025 है, और मैं अगर आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए 2035 तक भारत इतना बदल जाएगा। मैं आपको बता दूं, 25 के अंदर चाइना ने डिक्लेयर किया था कि वो अपना एक सिस्टम लॉन्च करेंगे एआई का, और एग्जैक्टली 25 में उन्होंने डीप सीक वो लेकर आ गए। ठीक है, अगले 30 साल में उनकी और भी ज़्यादा, अगले 5 साल में 2030 तक उनकी और ज़्यादा प्लानिंग है, और वो प्लानिंग है कि बदलने की दुनिया को, और वो पक्का बदलेंगे बदलेंगे। तो अमेरिका नहीं बदल रहा, यहाँ से चीन का भी दबाव है, चीन भी बदल रहा है। हमारी जो भारत की कंपनी है ज़्यादातर ये सब चीन से पैसा लेके बैठी हुई है, उसमें पेटीएम भी है, उसमें और भी कई कंपनियां हैं, यहाँ तक कि जो अमेरिका की कंपनी है उनमें भी चीन का पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के ऊपर लगभग 900 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर के अंदर 100 करोड़ होते हैं, और 1 करोड़ के अंदर 83-84 करोड़ रुपए होते हैं डॉलर के अंदर। तो उनके ऊपर मोटा मोटा 1 लाख करोड़ रुपये आई थिंक कर्जा, मैंने हिसाब इतना नहीं लगाया, मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ, इतना कर्जा उनके ऊपर चीन का है। ठीक है, टोटल उनके ऊपर कर्जा कितना है आप सोच भी नहीं सकते। हमारी जितनी इकोनॉमी है उसके 10 गुना, 9 गुना के आसपास उनके ऊपर, 9 या 8 9 गुना उनके ऊपर कर्जा है। ठीक है, जितनी हमारी इकोनॉमी है। तो उनकी भी समस्या, वहाँ की समस्या बहुत विकट है, वहाँ तो आंदोलन होने शुरू हो गए। हमारे यहाँ पे तो उल्टा होता है ना, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ लोग कह रहे हैं अरे भाई एआई मत लो मत लो, हम कह रहे हैं एलन मस्क, एलन मस्क है, वहाँ के लोग कह रहे हैं ये एलन मस्क बदमाश है, उस पर कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये प्रभावित कर रहा है सरकार को, केस चल रहे हैं उस पर। कल ही मैंने एक कोर्ट केस सुना है यहाँ पर, एलन मस्क, ट्रम्प जी, एलन मस्क, भक्ति हो रही है, उनके मंदिर बनाए जाएंगे यहाँ पर। तो समझ रहे हैं, उल्टा होता है यहाँ पर मतलब आप सिर पीट लोगे अगर आप दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनको देखोगे। और यहाँ पर ये उल्टा करते कौन है लोग, मैं तो कहता हूँ पहले इस जो मीडिया का जो सेक्शन है ना उसको जाके पकड़ो, और उसको पकड़ के पूछो तेरे को कौन बोलता है ये दुनिया में जो हो रहा है। आज मैं यूट्यूब पे देख सकता हूँ, तुझे वो यूट्यूब का अमेरिका नजर नहीं आ रहा, ये समस्या यहाँ पर है। तो अब इस वर्ग को क्या है, तो चेतावनी मेरी तरफ से है, सबसे पहले दलित समुदाय को होशियार हो जाओ, इंग्लिश अपनी सुधार लो, 1 साल के भीतर एआई वीआई सिस्टम सीख लो,
क्योंकि रोक नहीं पाओगे इस बदलाव को। ठीक है, आगे मैं आता हूँ आदिवासी समुदाय के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर, अनुसूचित जनजाति पर। आपके पास जंगल है, कब्जे कर लो, नई टेक्नोलॉजीज को उसमें मत घुसने दो, सिस्टम को नियंत्रण रखो, सरकारों से संपर्क करो, सरकार को समझाओ कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। हम जंगल के हिसाब से जिएंगे, शहरी उत्पादनों के प्रति उदासीन हो जाओ, अर्थात उनको नकार दो, क्योंकि वो उत्पादन करने के लिए आपको सारे जंगल जमीन का दोहन होता है, शोषण होता है, जिससे सीधा आपका जो जीवन है ना वो खराब होता है। तो छत्तीसगढ़ का आदमी जाके दिल्ली में 50,000 रुपये का फ़ोन खरीद रहा है, अरे पागल हो क्या, क्यों खरीद रहे हो, उस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, मत पड़ो उस चक्कर में। वो लेवाइस का वो पहनना है और ये पहनना है वो पहनना है, ये सब गुलामी है। ये ब्रांडेड कपड़े, ये फ़ोन, ब्रांडेड जूते, जो शहरों के लोग होता क्या है, चंद अमीर पहले खरीदते हैं, हम तो शहंशाह हैं, हाँ ऐसा पहनेंगे, फिर बाकी लोगों को दिखाते हैं, फिर वो लोग खरीदते हैं, और फिर ये गुलामी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो मैं ये यहीं रोक रहा हूँ, अगला वीडियो बनाऊंगा आदिवासी समुदाय पे, और उसके बाद बाकियों पर भी बनाऊंगा। हो सकता है उस वीडियो में या आगे के वीडियो में शो आ रहा है पीछे से, तो मैं वीडियो यहीं रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।